हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि निष्ठा प्रशिक्षण के पश्चात एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें 60% नंबर आने ज़रूरी हैं। उसी के संदर्भ में हम एक मॉड्यूल नंबर 18 की डायरी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें। और एक चीज़ और, हम यह वीडियो PDF फाइल वाली है, डाउनलोड वाली है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बशर्ते इसका प्रोटेक्ट कोड हम आपको वीडियो के कहीं भी बता देंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 18 की डायरी, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 18 के नोट्स, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 18 के मुख्य बिंदु, अधिकारों की समझ, यौन शोषण और पोक्सो अधिनियम 2012। 1. मॉड्यूल 18 का क्या नाम है? आंसर, अधिकारों की समझ, यौन शोषण और पोक्सो अधिनियम 2012। क्वेश्चन नंबर 2, इस मॉड्यूल का क्या उद्देश्य है अथवा इस मॉड्यूल को करने के पश्चात आप क्या करने में सक्षम होंगे? आंसर, इस मॉड्यूल को करने के पश्चात हम निम्नलिखित करने में सक्षम होंगे। 1. बच्चों को परिभाषित कर सकेंगे। अधिकार, आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच के अंतर को सूचीबद्ध कर सकेंगे। बाल अधिकारों की व्याख्या करना और विभिन्न प्रकार के बाल अधिकारों को सूचीबद्ध करना। 4. CSA के शिकार बच्चों की पहचान करने के लिए लैंगिक शोषण और संकेत को परिभाषित कर सकेंगे। पोक्सो अधिनियम 2012 की मुख्य विशेषताओं, विभिन्न लैंगिक अपराधों की सूचीबद्ध करना और संपर्क और गैर संपर्क शोषण के बीच अंतर का वर्णन कर सकेंगे। पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत मामलों की रिपोर्टिंग के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग और संबंधित हितधारकों का वर्णन, बाल लैंगिक शोषण के प्रति रोकथाम और प्रतिक्रिया में उनकी भूमिका वर्णन कर सकेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मॉड्यूल की सामग्रिक रूपरेखा क्या है? आंसर, सामग्री की रूपरेखा निम्नलिखित है। 1. बच्चा कौन है? बच्चे का अधिकार और अधिकार बनाम आवश्यकताएं, इच्छाएं। 2. बाल शोषण और उसके प्रकार, बाल लैंगिक उत्पीड़न, CSA के पीड़ित की पहचान के लिए संकेत और लक्षण, विधिक ढांचा। 3. पोक्सो अधिनियम 2012 मुख्य विशेषताएं, इसके अंतर्गत आने वाले अपराध, हाल ही में हुए संशोधन, अनिवार्य रिपोर्टिंग, बाल लैंगिक उत्पीड़न को रोकने में स्कूल और शिक्षकों की भूमिका, पीड़िता के प्रति रोकथाम और प्रतिक्रिया, सहायक और असमर्थित व्यवहार। चाइल्ड लाइन 1098 सेवा पर एक विचार परिचय दीजिए अथवा चाइल्ड लाइन 1098 सेवा क्या है? आंसर, चाइल्ड लाइन 1098 बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए 24 घंटे की आपातकालीन सेवा, आउटरीच फोन सेवा है। इससे आज तक पूरे देश के 30 लाख बच्चों से जुड़े हुए और उन्हें देखभाल और सुरक्षा प्रदान करते हैं। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की नोडल एजेंसी, जिसे पूरे देश में चाइल्ड लाइन और 1098 सेवा की स्थापना, प्रबंधन और निगरानी के लिए मूल संगठन के रूप में नियुक्त किया गया है। बाल लैंगिक शोषण एक ऐसी समस्या है जिसे अब हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपातकालीन सेवा के रूप में चाइल्ड लाइन को पिछले 3 वर्षों में बाल लैंगिक शोषण 20,587 मामले मिले हैं। स्कूलों को बच्चों के लिए बाल सुरक्षित वातावरण सुरक्षित करना चाहिए और ऐसी किसी भी स्थिति के होने पर सक्षम अधिकारियों की पहचान करने और सूचित करने में समर्थ होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों और शिक्षकों को शिक्षित किया जाए और वह लैंगिक शोषण को पहचानने में सक्षम हो ताकि कोई भी बच्चा या उसके दोस्त का शिकार न हो। पोक्सो एक्ट के तहत स्कूलों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में 2015 में CBSE द्वारा सर्कुलर जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे और बच्चों के अधिकार क्या हैं? आंसर, बचपन शायद जीवन का वह चरण है जिसमें हमने से ज़्यादातर लोग एक मुस्कुराहट को सुबह अनुभूतियों के साथ याद करते हैं, लेकिन हम में से कुछ के लिए बचपन दर्द, यहाँ तक कि शर्म की भावना को भी वापस लाता है। आपकी समझ में बच्चा कौन है? जब यह सवाल पूछा जाता है तो हम अक्सर निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। वह है
जो निर्णय लेने के लिए परिपक्व नहीं है, जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, जो सही और गलत के बीच अंतर नहीं समझ सकते। आजकल 12 वर्ष या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तेजी से परिपक्व हो जाते हैं। अब इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी परिभाषा ऊपर नजर डालते हैं। UNCRC यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड के अनुसार बच्चों की सार्वभौमिक परिभाषा है कोई भी व्यक्ति जिसमें 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई बच्चा 17 वर्ष 364 दिन का है तो भी बच्चा माना जाएगा और एक वयस्क नहीं। इस परिभाषा को किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 द्वारा अपनाया गया। बच्चों को पढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें हर रोज नए व्यंजन पकाएं और खिलाए जाने की आवश्यकता नहीं। यह एक इच्छा है। इस प्रकार आवश्यकता और इच्छा या एक अधिकार के बीच के अंतर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकार वे जरूरतें हैं जो कानून द्वारा सुरक्षित की जाती हैं। तो बच्चे के अधिकार क्या हैं, जान लें। खाने के लिए हाँ, खेलने के लिए हाँ, फैशनेबल कपड़े पहनने के लिए नहीं, यह इच्छा है, लेकिन कपड़ा होना एक अधिकार है। शिक्षा का हाँ, हिंसा के संरक्षण का हाँ, मोबाइल फ़ोन रखना नहीं, उनके बारे में किए गए फैसलों में अपनी राय देने का हाँ, एक पालतू जानवर रखना नहीं। अधिकारों को महसूस किया जा सकता है, उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें संरक्षित किया जाता है और उन्हें पूरा किया जाता है। अधिकारों के लिए सरकारें कर्तव्यबद्ध हैं, उन्हें पूरा करना उनका उत्तरदायित्व है। सभी बच्चों के अधिकार हैं और इनमें कई अधिकार वस्तुओं के अधिकार के समान हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे अधिक संवेदनशील और आश्रित हैं, उनके पास वह की तुलना में अतिरिक्त संरक्षण अधिकार हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। क्वेश्चन, UNCRC क्या है? UNCRC की फुल फॉर्म क्या है? UNCRC की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। UNCRC एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो हर बच्चे के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की स्थापना करता है, उनके जाति, धर्म या क्षमताओं की परवाह किए बिना। भारत ने नवंबर 1992 में UNCRC की पुष्टि की है। कन्वेंशन को स्वीकृत करते हुए देश ने वादा किया है कि वह कन्वेंशन के प्रावधानों को अपने कानूनों, नीतियों और योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। UNCRC के कुल 54 अनुच्छेद हैं। 1 से 41 में बच्चों के अधिकार को परिभाषित किया गया है और 41 से 54 इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, UNCRC परिभाषित अधिकारों को आसानी से समझने के लिए इन्हें कितने श्रेणियों में बांटा गया है? आंसर, इन अधिकारों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 1, उत्तरजीविता के अधिकार। इसमें जीवन के अधिकार और अस्तित्व के लिए सबसे बुनियादी जरूरतों जैसे पोषण, आश्रय, चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच आदि शामिल हैं। विकास के अधिकार। सेकंड है विकास के अधिकार। इसमें शिक्षा का अधिकार, खेल, सूचना तक पहुंच, विचारों की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता शामिल हैं। थर्ड, संरक्षण के अधिकार अथवा सुरक्षा का अधिकार। यह निश्चित करते हैं कि बच्चों को सही प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण से बचाया जाए। 4 है इसमें भागीदारी के अधिकार अथवा सहभागिता का अधिकार। इसका मतलब है कि बच्चों को अपनी राय व्यक्त करने, अपने स्वयं के जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों में कहने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिकार बनाम आवश्यकताएं, इच्छाएं क्या हैं? आंसर, यह माना गया है कि बच्चों को जीवित रहने के लिए भोजन, कपड़े, आश्रय, प्यार, इसलिए जैसे कुछ आवश्यकताएं हैं, साथ ही उन्हें जोखिम से बचाना आवश्यक है। वयस्कों की सहायता के बिना इन जरूरतों को पूरा करना वयस्कों का कर्तव्य और दायित्व है। जरूरतों को अधिकार के माध्यम से संरक्षित किया जाता है, इसलिए अधिकार बच्चों की पात्रता है कुछ करने या कुछ पाने के लिए बिना किसी उम्र, लिंग, जाति, नस्ल, राष्ट्रीय के भेद के बच्चे का बच्चा होना ही अधिकार है। उसके अधिकार है, इसलिए उसका अधिकार होना चाहिए। मांगों को मनुष्य की इच्छाओं के रूप में समझा जा सकता है कि उनके पास कुछ ऐसा है जो वे चाहते हैं और जो वे चाहते हैं वैसा ही करते भी हैं। मनुष्य को सभी इच्छाओं, आकांक्षा, उद्देश्यों की इच्छा की
जाना चाहता है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए किसी विशेष खेल, खिलौने, फास्ट फूड, छुट्टी में यात्रा, सौंदर्य उत्पाद, गैजेट आदि। उत्तरजीविता के लिए कुछ बुनियादी अनिवार्यता हैं जैसे कि भोजन, आश्रय, वस्त्र, शिक्षा आदि। सभी इच्छाएं किसी न किसी जरूरत से जुड़ी होती हैं, लेकिन यह बुनियादी जरूरत नहीं हो सकती। अधिकार कानूनी हक है जिन्हें विधि द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अधिकार के पात्रता किसी भी स्थिति में अपरकाम्य हैं और राज्य का यह अधिक दायित्व है कि इन्हें पूरा करे। बाल दुर्व्यवहार क्या है अथवा बाल शोषण क्या है? आंसर: जब किसी अधिकार को छीन लिया जाता है या उल्लंघन किया जाता है तो दुर्व्यवहार कहा जाता है। इसलिए सामान्यतः दुर्व्यवहार को अधिकारों का उल्लंघन समझा जाता है और जब पीड़ित बच्चा होता है तो उसे बाल दुर्व्यवहार, बाल शोषण के रूप में पहचाना जाता है। भारत में कानून, नीतियों, कार्यक्रमों द्वारा बच्चों के अधिकारों जिनकी वह गारंटी दी जाती है वह उत्तरजीविता, संरक्षण, विकास और भागीदारी के अधिकार हैं। जब बच्चे इन अधिकारों में से किसी का उल्लंघन होता है तो दुर्व्यवहार होता है। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। 14 वर्ष से कम आयु का एक बच्चा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है जिसे आगे चलकर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTI अधिकार 2009 द्वारा सुनिश्चित किया गया है। किंतु यदि बच्चे इसका लाभ नहीं उठा सकते तो यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि वह स्कूल से बाहर नहीं निकलें, या अगर उन्हें स्कूल और अध्ययन करने में रहने के बजाय काम या शादी के लिए मजबूर किया जाए तो उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह है मेन पॉइंट, यह है इसकी लाइन, और यह एक प्रकार का दुर्व्यवहार या शोषण है। क्वेश्चन नंबर 10, बाल दुर्व्यवहार को कैसे पहचाने? आंसर: स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चे के घंटे और कई साल बिताता है भाई, ये बिताता है। इसलिए शिक्षकों को दुर्व्यवहार करने के प्रकारों को जानना और समझना महत्व है ताकि हम तुरंत उन दुर्व्यवहारों को पहचान सकें और आगे के आघात को रोक सकें। दुर्व्यवहार के किसी एक ग्रुप के परिणाम स्वरूप अन्य प्रकार भी हो सकते हैं, चाहे वह इरादा हो या न हो। उदाहरण के लिए अनुशासन के लिए एक थप्पड़ भावनात्मक शोषण का कारण बन सकता है जिसके निशान इतने दिखाई नहीं दे सकते। बच्चों को विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है जिनमें शारीरिक शोषण, दूसरा लैंगिक शोषण, भावनात्मक शोषण और उपेक्षा शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बाल दुर्व्यवहार के कितने प्रकार हैं बताइए? आंसर: बाल दुर्व्यवहार मुख्य रूप से 4 प्रकार का हो सकता है। 1 शारीरिक शोषण, 2 भावनात्मक दुर्व्यवहार, 3 उपेक्षा, 4 लैंगिक शोषण। अब इसका हम डिटेल जानेंगे इन्हीं सब पॉइंटों का, चारों का। शारीरिक शोषण: शारीरिक शोषण बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए शारीरिक बल का जानबूझकर उपयोग है, जैसे मारपीट, मुक्का मारना, गला घोटना आदि। सेकंड है भावनात्मक दुर्व्यवहार। भावनात्मक दुर्व्यवहार किसी भी प्रकार का दुरुपयोग है जो प्रकृति में शारीरिक के बजाय भावनात्मक है, जैसे मजाक उड़ाते रहना, नकारात्मक टिप्पणी करना। 3 उपेक्षा: बच्चे की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में विफलता उपेक्षा है। जो उपेक्षा होती है, विफलता होती है, तो ये क्या है? वही उपेक्षा कहलाती है। जैसे बच्चे की भोजन, खेल, शिक्षा आदि जरूरतों में शामिल नहीं होना। 4 है लैंगिक शोषण। बच्चे के साथ लैंगिक शोषण का होना। क्वेश्चन नंबर 12, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें। इस मॉड्यूल का पासवर्ड है मॉड्यूल 18। इस मॉड्यूल का पासवर्ड है मॉड्यूल 18। क्वेश्चन नंबर 12, बाल लैंगिक शोषण CSA क्या है? आंसर: बाल लैंगिक उत्पीड़न, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के यौन संतुष्टि के लिए बच्चों का उपयोग करने का कृत्य है। बाल लैंगिक शोषण में बच्चों के शरीर पर हिंसा शामिल हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन हमेशा विश्वास का उल्लंघन होता है जो एक देखरेख वाले रिश्ते में निहित है। CSA शामिल है लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं है। संपर्क व्यवहार: जहां एक शोधकर्ता एक बच्चे के साथ शारीरिक संपर्क बनाता है, इसमें एक बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से का यौन संपर्क शामिल है। एक बच्चे के अंग में घुसाने के लिए एक शरीर के हिस्से या वस्तु का उपयोग करना
और शक्तिशाली व्यक्ति के यौन संतुष्टि के उद्देश्य से बच्चे के शरीर को प्यार करना। सेकंड है इसी का असंपर्क व्यवहार। ये क्या होता है? जहां बच्चे को औपचारिक द्वारा छेड़े बिना यौन शोषण किया जाता है। यह व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन हो सकता है और इसमें शामिल है यौन अंगों का उजागर करना या दिखाना या बच्चों को जन्म दिखाने हेतु मजबूर करना, यौन क्रिया करने वाले बच्चों को वीडियो बनाना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आदि। इसमें ऑनलाइन दुरुपयोग भी शामिल है। 13 बाल लैंगिक शोषण के मामले में कुछ सामान्य बातें कौन सी हो सकती हैं? बताइए। आंसर निम्नलिखित बातें हो सकती हैं। 1 शारीरिक बल, जहां हिंसा का उपयोग शायद ही कभी कहा जाता है, बल्कि अपराधी बच्चों के विश्वास में हेरफेर करने और दुरुपयोग को छिपाने की कोशिश करता है। सेकंड है शोषणकर्ता आमतौर पर अज्ञात और विश्वसनीय देखभाल करता होता है। थर्ड बच्चे CSA के बारे में कहानियां नहीं बनाते। 4 2/3 तक बच्चों में यौन शोषण के कोई शारीरिक लक्षण नहीं दिखाई देते। 5 यह सार्वभौमिक समस्या है। लड़कों को CSA के लिए लड़कियों के समान जोखिम है। यौन शोषण से बचे आधे लोगों से खुलासा करने से पहले बच्चों का 5 साल तक इंतजार किया यह बताने के लिए वे पीड़ित थे। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों की संख्या है दुनिया में सबसे अधिक भारत में है। 9 बच्चे दुर्व्यवहार के बारे में बात नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। 10 बाल यौन शोषण से बच्चे लोगों को रिश्तों को बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। 11 यदि समाज को दुर्व्यवहार का पता चल जाता है तो क्या बच्चे के पास दुर्व्यवहार करने वाले से अधिक होने की नहीं होगा। 12 दुर्व्यवहार होने पर पीड़ित और लोगों की चुप्पी। लोग इसके बारे में जानते हैं लेकिन चुप रहते हैं। यौन शोषण जारी रहने का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 14 बाल लैंगिक शोषण पर मुख्य तथ्य क्या है? बताइए। आंसर महिला और बाल विकास मंत्रालय 2007 द्वारा आयोजित बाल दुर्व्यवहार के राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार। आंसर है इसका नंबर 1 भारत में 53.22 से अधिक बच्चों ने यौन शोषण के एक या अधिक रूपों की सूचना दी। 2% लड़कों और 47.06% लड़कियों की सूचना दी। इसलिए लड़कियों और लड़कों दोनों समान रूप से कमजोर हैं। थर्ड इसके अतिरिक्त दर्ज किए गए मामलों की सबसे अधिक संख्या 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग में थी। 4 50% से अधिक यौन अपराधी बच्चों के जानने वाले थे या विश्वास की स्थिति में थे। ये जानने वाले हैं। इसके अलावा 20,5,8,7 बाल यौन दुर्व्यवहार के मामलों में जो पिछले 3 वर्षों में चाइल्ड लाइन को रिपोर्ट किए गए 71% बच्चे शोषणकर्ता बनने को जानते थे। शोषणकर्ता को जानते थे। CSA चुप्पी से घिरा हुआ है क्योंकि कोई भी इसके बारे में बोलना नहीं चाहता, चाहे बच्चा हो या पीड़ित परिवार। यह समुदाय सामान्य प्रतिक्रिया इस घटना को दफनाने की ही होती है क्योंकि बहुत से अपनी बेइज्जती समझते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारे समाज में किरकिरी हो जाएगी, इसलिए कोई भी इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15 लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम 2012 क्या है? आंसर भारत में विभिन्न कानूनों, नीतियों और कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा है। हालांकि बाल लैंगिक शोषण के मामले से निपटने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष कानून लाया गया है जिसका नाम लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम 2012 है। यह अधिनियम 14 नवंबर 2012 से लागू हुआ। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र किसी भी व्यक्ति को बच्चा परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है चाहे लड़का या लड़की हो। इसलिए यह अधिनियम लिंग उदासीन है। अधिनियम स्पष्ट रूप से एक बच्चे के अनुकूल न्यायिक प्रक्रिया प्रदान करके अपराधों के विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग सजा देता है। इसलिए यह अधिनियम एक बच्चे को अपराध के विषय में बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अधिनियम के तहत जांच प्रक्रियाओं के दौरान बाल रक्षकों के रूप में पुलिस के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। जिन बच्चों को देखभाल और सुरक्षा के लिए सहायता की आवश्यकता होती है, ऐसे मामलों में पुलिस को 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समितियों को रिपोर्ट करना जरूरी होता है। पोक्सो अधिनियम 2012 बच्चों को लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से
सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कानून है। यह अधिनियम नामित विशेष न्यायालयों के माध्यम से रिपोर्टिंग, सबूतों की रिकॉर्डिंग, जांच और अपराध के त्वरित परीक्षण के लिए बाल मित्र एवं तंत्र को अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पोक्सो अधिनियम 2012 की मुख्य विशेषताएं बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आंसर है, इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1, पोक्सो लिंग तटस्थ है। 2, पिछले 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्ति शामिल हैं। 3, अधिनियम पहली बार बच्चों के लैंगिक शोषण को परिभाषित करता है। अनिवार्य रिपोर्टिंग, SJPU या निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में लैंगिक अपराध की रिपोर्टिंग करना है। ये पड़ोस की आवाज़ आ रही है, ये समझते नहीं है। आगे ये इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये आगे प्रदान करता है कि अगर किसी पीड़ित बच्चों की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है तो 24 घंटे के भीतर यह पुलिस बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष देखरेख और पुनर्वास के लिए प्रस्तुत करेंगे। 6, पोक्सो में अनिवार्य प्रावधान है कि पुलिस सादे कपड़ों में गैर खतरे वाले माहौल में उत्तरजीवी के बयान को दर्ज करे ताकि बच्चा भयभीत न हो सके। 7, बयान दर्ज करने के लिए पुलिस अधिकारियों को नाबालिग की पसंद करने की जगह पर जाना होगा और उस व्यक्ति की उपस्थिति में बयान दर्ज करना होगा चाहे जिस पर वह भरोसा करता है। 8, केवल महिला डॉक्टर बच्चे के एक भरोसे की व्यक्ति की उपस्थिति में मेडिकल कानूनी मामले में नाबालिग से फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र कर सकते हैं। 9, नाबालिग की गवाही एक वीडियो लिंक का उपयोग करके दी जा सकती है। 10, अदालत का नाबालिग की सहायता के लिए एक अनुवादक विशेष शिक्षक की उपस्थिति के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। 11, लेकिन शोषण के बारे में नाबालिग को चिकित्सा उपचार और पुनर्वास के लिए मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। 12, यह अनिवार्य है कि शिक्षकों को प्रबंधन और शैक्षिक और अन्य संस्थानों के सभी कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 17, पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत उल्लिखित अपराध और दंड बताइए। आंसर, पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत उल्लिखित अपराध और दंड निम्नलिखित हैं। 1, धारा 3 बच्चों में शरीर के अंगों या वस्तुओं को डालने या वस्तुओं को दूसरे के साथ ऐसा करना प्रिवेशन लैंगिक हमला है। 2, धारा 4 इस अपराध के लिए सजा है 10 साल कारावास से आजीवन कारावास तक और जुर्माना। 3 है इसका धारा 5 से संबंधित है गुरुतर प्रिवेशन लैंगिक हमले से एक पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बलों के सदस्य, लोक सेवक, रिमांड होम, जेल, अस्पताल या आदि सदस्यों द्वारा प्रिवेशन लैंगिक हमलों को इस श्रेणी में रखा गया है। 4, धारा 6 में 20 साल की कठोर कारावास जो आजीवन कारावास की सजा तक बढ़ सकती है या मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। धारा 7 में लैंगिक हमले यौन उत्पीड़न की मंशा से बच्चे के निजी अंगों की छूना है। 6, धारा 8 में न्यूनतम 3 साल की कैद जो 5 साल तक बढ़ सकती है, जुर्माना। 7, धारा 9 में गुरुतर लैंगिक हमले से संबंधित पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बलों के सदस्य, लोक सेवक, रिमांड होम, जेल, संरक्षण, अवलोकन गृह, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक संस्थान के सदस्यों द्वारा यौन हमला। 8, धारा 10 में न्यूनतम 5 साल की कैद है जो 7 साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना। धारा 11 में लैंगिक इरादे से बच्चे के साथ लैंगिक उत्पीड़न, किसी भी वस्तु, शरीर के अंगों को दिखाना या किसी बच्चे को इसका इशारा करना या बच्चे को उसका शरीर प्रदर्शन करने को कहना या प्रलोभन या धमकी से पोर्नोग्राफी के लिए बच्चे का उपयोग करना। 10, धारा 12 में 3 साल तक का कारावास और जुर्माना। 11, धारा 13 में अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों का उपयोग। धारा 14 का 5 साल तक कारावास और जुर्माना और फिर दोबारा इसी अपराध को करने की स्थिति में 7 साल तक की सजा और जुर्माना है। धारा 14 की उपधारा 2 न्यूनतम 10 वर्ष कारावास जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है और जुर्माना हो सकता है। 14 की उपधारा 3 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले द्वारा सीधे अश्लील कृतियाँ पोर्नोग्राफी में भाग लेना है। 15 धारा 14 की उपधारा 4 न्यूनतम 6 साल की कैद जो 8 साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। हाल ही में पोक्सो अधिनियम 2019 में क्या क्या संशोधन हुए बताइए। आंसर, निम्नलिखित संशोधन हुए। 1 प्रिवेशन लैंगिक हमला। 2 प्रिवेशन गुरुतर प्रिवेशन लैंगिक हमला।
थर्ड, गुरुतर लैंगिक हमला, अश्लील पोर्नोग्राफी उद्देश्य, अश्लील सामग्री का भंडारण। ये 5 हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं। 1, प्रवेशन लैंगिक हमला। इस तरह के अपराध के लिए न्यूनतम सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। सेकंड, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। संशोधन में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की परिभाषा में 2 और आधार जोड़े गए हैं। वो कौन से? ये देखिए, नंबर 1 है इसमें हमला और परिणाम स्वरूप बच्चे की मृत्यु, और इसी में सेकंड है प्राकृतिक आपदा के दौरान किए गए यौन हमले या ऐसी ही किन्हीं समान स्थितियों में किए गए हमले। समान स्थितियों में किए गए हमले। गुरुतर प्रवेशन हमले के लिए न्यूनतम सजा 10 से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है और अधिकतम सजा को आजीवन कारावास से बढ़ाकर मृत्यु दंड, हत्या कर दी गई है। थर्ड है इसमें गुरुतर लैंगिक हमला। इसमें 2 और अपराध शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? 1, प्राकृतिक आपदा के दौरान किए गए हमले। सेकंड, बच्चों को जल्दी यौन परिपक्वता प्रदान करने के उद्देश्य से किसी हार्मोन या रासायनिक पदार्थ को प्रसारित कराने में मदद करना। 4, अश्लील पोर्नोग्राफी उद्देश्य। नए संशोधन में बाल पोर्नोग्राफी को एक दृश्य चित्रण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें वास्तविक बच्चों के चित्र, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर जनित छवि शामिल है। इसके लिए अधिकतम 5 साल की सजा। इसे न्यूनतम 5 साल तक प्रवेशन लैंगिक हमले उद्देश्य के लिए बच्चे की तस्वीर का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल तक कर दी गई है। इसका 5 है अश्लील सामग्री का भंडारण। इस तरह के अपराध के लिए अधिकतम सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। तो ये इसमें संशोधन किए गए हैं 2019 के एक्ट में के अनुसार। 19, क्वेश्चन नंबर 19, अनिवार्य रिपोर्टिंग क्या है? आंसर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वे बाल लैंगिक शोषण के मामलों की रिपोर्टिंग करें जो उन्हें पता लगे या होने की संभावना है। पुलिस या SJPU सेक्शन 19.1 को रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। पुलिस को बाल लैंगिक शोषण के सभी मामलों में FIR दर्ज करना अनिवार्य है। वो इसको झुठला नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 20, झूठी शिकायत और बाल लैंगिक शोषण की गैर रिपोर्टिंग क्या होती है? आंसर, अधिनियम तहत झूठी शिकायत और SCSA की गैर रिपोर्टिंग के तहत सजा का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित है। 1, गैर रिपोर्टिंग और अपराध की गैर रिकॉर्डिंग धारा 21। सेकंड, दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से झूठी शिकायत भी दंडित है, धारा 22 कहती है ये। थर्ड, मामलों की रिपोर्टिंग करने के लिए मीडिया, होटल, लॉज, अस्पताल, क्लब, स्टूडियो, फोटोग्राफी सुविधाओं का दायित्व, ये धारा 20 कहती है। किसी भी कंपनी या संस्थान का कोई भी व्यक्ति जो अपने अधीनस्थ के रिपोर्टिंग संस्थान का कोई भी व्यक्ति जो अपने अधीनस्थ के अधीन रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो उसे 1 वर्ष की सजा और जुर्माना होगा, धारा 21 की उपधारा 2। क्वेश्चन नंबर 21, बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्टिंग किसको करें? बाल लैंगिक शोषण के सभी मामलों की पुलिस विशेष किशोर पुलिस इकाई को रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। हालांकि इसके अलावा बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन 1098 सेवा, राज्य बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR को भी जानकारी दी जा सकती है। इसके बाद ये हिस्सेदारी मामले की रिपोर्टिंग पुलिस को देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, CSA के प्रति रोकथाम और प्रतिक्रिया में स्कूलों और शिक्षकों की क्या भूमिका है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। स्कूल और शिक्षक निम्नलिखित निवारण उपाय कर सकते हैं। 1, प्रकटीकरण के लिए सुरक्षित स्थान बनाना। 2, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों और अभिभावकों को जागरूकता प्रदान करना। 3, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों और अभिभावकों को जागरूकता प्रदान करना। 4, लिंग बाल यौन शोषण आत्मरक्षा पर खुली चर्चा करना। 5, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी के तहत सुरक्षित भर्तियां नीति जारी करना। ऑनलाइन सुरक्षा, ऑनलाइन ग्रूमिंग, सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श करना, बच्चों को जागरूकता प्रदान करना। 7, स्कूलों को नियमित बुनियादी ढांचे स्टाफ सहित सुरक्षा और ऑडिट करना। क्वेश्चन नंबर
3. जिस बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया गया है उसके लिए प्रतिक्रिया देने का सबसे अच्छे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? आंसर, निम्नलिखित तरीके हो सकते हैं। उस बच्चे को बताया कि आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। बच्चे को आपके पास आना और आपको इस बारे में बताने की साहस की प्रशंसा करें। 3. बच्चे को पता है कि यह उसकी गलती नहीं थी, वह वयस्क गलती पर था। 4. बच्चों की भावना को स्वीकार है करें, जैसे क्रोध, लज्जा, उदासी। 5. बच्चों को बताएं कि अपने बच्चों की अनुमति के साथ अन्य वस्तुओं की मदद लेना चाहते हैं। 6. मैं दुर्व्यवहार करने वाले को जेल भेज दूंगा, मैं उसका मार दूंगा आदि जैसी झूठी वादे नहीं करें। 7. बच्चों के सवाल नहीं पूछें, नहीं दोष दें। और 8. बच्चों को माफ़ करने, भूलने या समायोजित करने के लिए नहीं कहें। क्वेश्चन नंबर 24। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। बाल पीड़ित के प्रति सहायक व्यवहार कौन कौन से हैं? आंसर निम्नलिखित हैं। बच्चों को गोपनीयता का आश्वासन दें और सहानुभूति के साथ बात करें। यदि मामला सूचित किया गया है तो बच्चे की सहमति लें। 3. चाइल्ड लाइन से मदद लें यदि आवश्यकता हो। 4. मेडिकल परीक्षण में बच्चे की मदद करें। 5. अपराध की रिपोर्टिंग करें। 6. बच्चे की गोपनीयता बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 25। बाल पीड़ित के प्रति असमर्थित व्यवहार कौन कौन से हैं? असमर्थित व्यवहार निम्नलिखित हैं। बच्चों को दोष देना, बच्चे की उपेक्षा करना, जगह जगह किसी व्यक्ति या घटना के बारे में शिकायत करता है। 3. जब बच्चा दुरुपयोग का खुलासा करे तो तीव्र प्रतिक्रिया देना। 4. अपराधी के पास बच्चे को फिर वापस भेजना। बच्चे के सामने दूसरे के साथ व्यवहार की बात करना। 6. मीडिया अथवा अन्य लोगों के लिए बच्चे की पहचान का खुलासा करना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। जय हिंद।